सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी एक ऐसे फैसले पर टिकी हो जिसे लेने से आप डर रहे हो। क्या होगा अगर वही रिस्क आपकी किस्मत बदल सकता हो? हम में से ज्यादातर लोग असफल होने से नहीं बल्कि कोशिश करने से डरते हैं। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा खतरा सुरक्षित खेलने में ही छिपा होता है। अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाई गई बेस्ट सेलर किताबों की दमदार ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझते बल्कि जिंदगी के फैसलों को समझना सीखते हैं। अब बात करते हैं किताब द आर्ट ऑफ रिस्क की। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क लेना पागलपन नहीं है, बल्कि ये एक कला है जिसे समझदारी से सीखा जा सकता है। लेखक रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि सफल लोग अंधाधुंध जोखिम नहीं लेते। वे डर को समझते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, संभावनाओं को तौलते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। ये किताब हमारे दिमाग की उस सोच को खोलती है जो हर नए मौके के सामने हमें रोक देती है। क्यों हम खतरे को असलियत से बड़ा मान लेते हैं, क्यों हम फेल होने के डर से जीतने का मौका छोड़ देते हैं, और कैसे हम अपने फैसलों को भावनाओं की बजाय समझदारी पर आधारित कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये समझाती है कि रिस्क से भागना हमें सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि हमें औसत बना देता है, जबकि सही तरीके से लिया गया जोखिम हमें असाधारण बना सकता है। ये किताब बिजनेस, करियर, रिश्तों और जिंदगी के हर बड़े फैसले पर लागू होती है और सिखाती है कि डर दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे समझना जरूरी है। भाग 1, रिस्क को समझने की असली शुरुआत। जिंदगी में हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हर फैसला अपने भीतर एक जोखिम छुपाए होता है। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के पहले भाग में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम चाहे स्वीकार करें या नहीं, वो हमेशा हमारे साथ चलती है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से सुरक्षा चाहता है। हमारे पूर्वजों के समय में ये ज़रूरी भी था, क्योंकि खतरे का मतलब सीधा जीवन और मृत्यु से था। लेकिन आधुनिक दुनिया में वही दिमाग अक्सर हमें ऐसे खतरों से भी डराता है जो वास्तव में जानलेवा नहीं होते, बल्कि सिर्फ असुविधाजनक या अनिश्चित होते हैं। किताब समझाती है कि हमारा मस्तिष्क अनिश्चितता को खतरे के रूप में देखता है। जब हमें किसी नए अवसर का सामना करना पड़ता है, जैसे नई नौकरी, नया निवेश या नया संबंध, तो दिमाग तुरंत संभावित नुकसान की तस्वीर बनाने लगता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम सचेत रूप से सोच भी नहीं पाते और हमारा शरीर तनाव महसूस करने लगता है। लेखक बताते हैं कि यही कारण है कि लोग अक्सर सुरक्षित विकल्प। पहले भाग में ये भी बताया गया है कि जोखिम को समझने के लिए हमें संभावना और परिणाम के बीच का फर्क समझना होगा। कई बार हम किसी घटना की संभावना बहुत कम होने के बावजूद उससे अत्यधिक डरते हैं और कभी-कभी उच्च संभावना वाले खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, लोग हवाई जहाज से यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि दुर्घटना की खबरें अधिक नाटकीय होती हैं, जबकि सांख्यिकीय रूप से सड़क दुर्घटनाएं कहीं अधिक सामान्य हैं। ये दर्शाता है कि हमारा डर अक्सर तथ्यों पर नहीं बल्कि भावनाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। लेखक इस भाग में ये भी बताते हैं कि रिस्क को सही तरीके से समझने के लिए हमें 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। सबसे बुरा क्या हो सकता है, उसकी वास्तविक संभावना कितनी है, और यदि वो हो जाए तो क्या मैं उससे उबर सकता हूँ? जब हम इन सवालों का ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कई जोखिम उतने बड़े नहीं होते जितना हमारा मन उन्हें बना देता है। पहले भाग का मुख्य संदेश ये है कि रिस्क को टालना हमें सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि हमें सीमित कर देता है। जो लोग जोखिम को समझते हैं वे डर को दबाते नहीं बल्कि उसे डेटा और तर्क के साथ संतुलित करते हैं। वे भावनाओं को नकारते नहीं बल्कि उन्हें संकेत की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेखक के अनुसार रिस्क लेने की कला की शुरुआत डर को खत्म करने से नहीं बल्कि उसे पहचानने और उसका विश्लेषण करने से होती है। यही समझ आगे आने वाले अध्यायों की नींव रखती है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अनिश्चितता को दुश्मन नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा जाए। भाग 2, डर, भ्रम और फैसलों की मनोविज्ञान। पहले भाग में हमने समझा कि रिस्क कोई बाहरी राक्षस नहीं है बल्कि हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया है। अब रिचर्ड हैरिस इस बात को और गहराई से खोलते हैं कि आखिर हमारा मन जोखिम को लेकर इतनी गलतियां क्यों करता है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग पूरी तरह तार्किक मशीन नहीं है, ये शॉर्टकट्स यानी मानसिक पैटर्न पर काम करता है।
इन्हें ही मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। यही बायस हमें कई बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो दिखने में सुरक्षित लगते हैं लेकिन लंबे समय में नुकसानदायक साबित होते हैं। उदाहरण के लिए लॉस एवर्जन यानी नुकसान का डर हमें लाभ की संभावना से ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर किसी निवेश में 50% फायदा और 50% नुकसान की संभावना हो तो अधिकतर लोग सिर्फ नुकसान के डर से पीछे हट जाते हैं, जबकि गणितीय रूप से ये संतुलित स्थिति हो सकती है। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग संभावित लाभ से ज़्यादा संभावित नुकसान पर फोकस करता है, क्योंकि विकासवादी इतिहास में नुकसान का मतलब अस्तित्व का खतरा था। इस भाग में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का भी जिक्र आता है, जिसमें हम उन्हीं घटनाओं को ज़्यादा संभावित मान लेते हैं जो हाल ही में सुनी या देखी हों। यदि किसी कंपनी के फेल होने की खबर मीडिया में बार बार दिखाई जाए तो लोग उद्यम शुरू करने से डरने लगते हैं, भले ही हज़ारों कंपनियां सफल भी हो रही हों। हमारा दिमाग आंकड़ों की तुलना में कहानियों से ज़्यादा प्रभावित होता है। यही कारण है कि भावनात्मक अनुभव हमारे निर्णयों को तथ्य से ज़्यादा नियंत्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि रिस्क की कला सीखने का मतलब है इन मानसिक भ्रमों को पहचानना। जब हम समझ लेते हैं कि हमारा डर पूरी सच्चाई नहीं है। किताब ये भी बताती है कि अनिश्चितता से बचने की हमारी प्रवृत्ति हमें फॉल्स सेफ्टी यानी झूठी सुरक्षा के जाल में फंसा देती है। एक स्थिर नौकरी हमें सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन यदि हम अपने कौशल को अपडेट नहीं करते तो वही सुरक्षा भविष्य में सबसे बड़ा जोखिम बन सकती है। लेखक इस विरोधाभास को उजागर करते हैं कि कई बार जो चीज़ हमें सुरक्षित लगती है वही असली खतरा होती है, और जो चीज़ खतरनाक दिखती है वही विकास का अवसर बन सकती है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि रिस्क का आकलन केवल संभावना से नहीं बल्कि प्रभाव से भी जुड़ा होता है। कोई घटना बहुत कम संभावना वाली हो सकती है, लेकिन यदि उसका प्रभाव बहुत बड़ा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ घटनाएं बार बार होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव छोटा होता है। समझदार व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने फैसलों को भावना और तर्क के मिश्रण से देखना चाहिए, सिर्फ डर से नहीं और सिर्फ अंधे आत्मविश्वास से भी नहीं। भाग 2 का मूल संदेश ये है कि रिस्क को समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग को समझना होगा। जब तक हम अपने मानसिक भ्रमों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अवचेतन डर को नहीं पहचानते, तब तक हम सही जोखिम नहीं ले सकते। रिस्क लेने की कला का दूसरा कदम है अपने सोचने के तरीके पर सवाल उठाना, आंकड़ों को महत्व देना और हर निर्णय को इस नज़रिए से देखना कि क्या ये डर पर आधारित है या तथ्य पर। यही जागरूकता हमें भीड़ से अलग करती है और धीरे धीरे हमें एक समझदार जोखिम लेने वाला व्यक्ति बनाती है। भाग 3, समझदारी से जोखिम लेने की रणनीति। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग जोखिम को कैसे बढ़ा चढ़ा कर देखता है और किस तरह मानसिक भ्रम हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। इस तीसरे भाग में रिचर्ड हैरिस ये समझाते हैं कि सिर्फ डर को पहचान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एक ठोस रणनीति विकसित करनी होगी जिससे हम जोखिम को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकें। लेखक के अनुसार सफल लोग रिस्क टेकर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजर होते हैं। वे अंधाधुंध छलांग नहीं लगाते बल्कि पहले ज़मीन की मजबूती जांचते हैं। किताब में बताया गया है कि किसी भी जोखिम को लेने से पहले उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना ज़रूरी है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को एक विशाल पहाड़ की तरह देखते हैं तो डर स्वाभाविक है, लेकिन यदि उसी लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांट दिया जाए तो हर चरण का जोखिम सीमित और प्रबंधनीय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो सीधे नौकरी छोड़कर सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय पहले साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, बाजार को समझ सकता है और धीरे धीरे स्थिर आय का विकल्प बना सकता है। इस प्रक्रिया को लेखक कंट्रोल्ड एक्सपोजर कहते हैं, जहां आप पूरी तरह जोखिम में डूबने के बजाय धीरे धीरे उसे अपनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जोखिम का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें संभावित नुकसान की सीमा तय करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति पहले से तय करता है कि वो कितना खोने के लिए तैयार है। निवेश की दुनिया में इसे स्टॉप लॉस की अवधारणा से समझाया जाता है, जहां एक सीमा तय होती है कि नुकसान एक निश्चित स्तर से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यही सिद्धांत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। जब हम ये तय कर लेते हैं कि अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है और क्या हम उसे सह सकते हैं, तो डर का प्रभाव कम होने लगता है। हर जोखिम को सिर्फ इस आधार पर नहीं परखना चाहिए कि उसमें खतरा कितना है, बल्कि इस आधार पर भी कि संभावित लाभ कितना बड़ा है। यदि लाभ सीमित है और नुकसान बड़ा, तो वो जोखिम समझदारी नहीं है,
लेकिन यदि संभावित लाभ कई गुना है और नुकसान सीमित है, तो वही जोखिम भविष्य बदल सकता है। यही सोच उद्यमियों, वैज्ञानिकों और बड़े नेताओं को आम लोगों से अलग बनाती है। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि अनुभव और डेटा का महत्व बहुत बड़ा है। भावनाओं के बजाय यदि हम पिछले उदाहरणों, सांख्यिकीय जानकारी और विशेषज्ञों की राय का सहारा लें, तो हमारे निर्णय अधिक संतुलित हो सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हर बड़े निर्णय से पहले एक प्री मॉर्टम अभ्यास करना चाहिए, यानी कल्पना करें कि आपका फैसला असफल हो गया है और फिर खुद से पूछें कि असफलता के कारण क्या हो सकते थे। ये अभ्यास संभावित कमजोरियों को पहले ही उजागर कर देता है और हमें बेहतर तैयारी का मौका देता है। भाग 3 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम से बचना समाधान नहीं है, समाधान है उसे संरचित और सीमित करना। जब हम जोखिम को समझदारी से बांधते हैं, उसके प्रभाव को सीमित करते हैं और संभावित लाभ को ध्यान में रखते हैं, तब वही जोखिम अवसर बन जाता है। लेखक के अनुसार असली कला ये नहीं कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि गिरने की स्थिति में भी आप दोबारा खड़े होने की तैयारी पहले से कर लें। यही सोच धीरे धीरे हमें निडर नहीं बल्कि बुद्धि। भाग 4, असफलता का सच और फेल सेफ मानसिकता। अब तक हमने समझा कि जोखिम को पहचानना, मानसिक भ्रमों को समझना और रणनीति बनाना कितना ज़रूरी है। इस चौथे भाग में रिचर्ड हैरिस एक बहुत गहरी बात रखते हैं। रिस्क की दुनिया में असफलता दुश्मन नहीं है, बल्कि शिक्षक है। समस्या असफल होना नहीं है, समस्या है असफलता से टूट जाना। लेखक कहते हैं कि जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे अक्सर असफलता को स्थायी पहचान बना लेते हैं, जबकि सफल लोग उसे अस्थायी घटना की तरह देखते हैं। किताब में बताया गया है कि हमें फेल सेफ मानसिकता विकसित करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल होने की योजना बनाएं, बल्कि ये कि हम ऐसे सिस्टम बनाएं जिनमें असफलता हमें पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। उदाहरण के तौर पर एक पायलट को उड़ान के दौरान हर संभावित खराबी के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विमान में बैकअप सिस्टम होते हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल होते हैं। इसी तरह जीवन और करियर में भी हमें बैकअप प्लान, वैकल्पिक कौशल और वित्तीय सुरक्षा का ढांचा तैयार रखना चाहिए। जब असफलता आए तो वो हमें गिराए, लेकिन खत्म ना कर दे। लेखक ये भी समझाते हैं कि असफलता से जुड़ा सबसे बड़ा डर सामाजिक होता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारी छवि खराब हो जाएगी, हम कमज़ोर दिखेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज अस्थायी रूप से प्रतिक्रिया देता है, जबकि हमारा भविष्य हमारे निर्णयों से तय होता है। जो लोग केवल आलोचना के डर से कदम नहीं उठाते, वे धीरे धीरे औसत जीवन स्वीकार कर लेते हैं। वहीं जो लोग सीमित और सोचे समझे जोखिम लेते हैं, वे कभी कभी गिरते ज़रूर हैं, लेकिन आगे निकल जाते हैं। इस भाग में लेखक छोटी असफलताओं की शक्ति पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि यदि हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं तो हमें जल्दी फीडबैक मिलता है और नुकसान सीमित रहता है। यही सिद्धांत स्टार्टअप दुनिया में इटरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में देखा जाता है। छोटा प्रयोग करो, परिणाम देखो, सुधार करो, फिर आगे। किताब ये भी बताती है कि असफलता का विश्लेषण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सफलता का जश्न मनाना। जब हम सफल होते हैं तो अक्सर उसे अपनी प्रतिभा का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन जब असफल होते हैं तो उसे किस्मत का दोष देते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हर परिणाम के बाद ईमानदारी से मूल्यांकन करें, क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार क्या अलग करेंगे। यही आत्मचिंतन हमें लगातार बेहतर बनाता है। भाग 4 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम लेने की कला में गिरने की संभावना शामिल होती है, लेकिन समझदारी ये है कि गिरने की स्थिति में भी आपकी नींव मजबूत हो। असफलता को व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि सीख के रूप में देखना ही असली परिवर्तन है। जब हम डर से भागना बंद करते हैं और उसे प्रबंधित करना सीखते हैं, तब हम समझते हैं कि जोखिम हमें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। यही मानसिकता आगे आने वाले हिस्सों में हमें और गहराई से सिखाएगी कि अनिश्चित दुनिया में स्थिरता कैसे बनाई जाए। भाग 5, अनिश्चितता में अवसर देखना और एंटी फ्रैजाइल सोच। अब तक हमने सीखा कि डर को समझना, मानसिक भ्रमों को पहचानना, रणनीति बनाना और असफलता को संभालना क्यों जरूरी है। इस 5वें भाग में रिचर्ड हैरिस एक और गहरी परत खोलते हैं। अनिश्चितता से लड़ो मत, उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखो। लेखक कहते हैं कि दुनिया पूरी तरह सुरक्षित कभी नहीं होगी। बाजार बदलेंगे, तकनीक बदलेगी, लोग बदलेंगे और परिस्थितियां भी बदलेंगी। जो व्यक्ति स्थिरता की गारंटी ढूंढता है वो निराश होगा, लेकिन जो व्यक्ति बदलाव को अवसर की तरह देखता है वही आगे बढ़ेगा। किताब में एंटी फ्रैजाइल सोच का विचार समझाया गया है।
इसका मतलब है ऐसा सिस्टम या मानसिकता जो झटकों से टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। उदाहरण के लिए, हमारी मांसपेशियां तब मजबूत होती हैं जब उन पर दबाव डाला जाता है। अगर कोई व्यक्ति कभी चुनौती का सामना ही ना करे तो उसकी क्षमता विकसित नहीं होती। इसी तरह करियर और बिजनेस में भी छोटे छोटे झटके हमें लचीला बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि जोखिम को पूरी तरह हटाने की कोशिश करना हमें कमज़ोर बनाता है, जबकि नियंत्रित जोखिम हमें मजबूत बनाता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि अवसर अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां दूसरे लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं। जब बाजार में गिरावट आती है तो अधिकतर लोग घबराकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय लंबे समय के नज़रिए से निवेश करते हैं। जब कोई नया क्षेत्र उभरता है तो लोग अनिश्चितता के कारण इंतजार करते रहते हैं, जबकि साहसी और गणनात्मक लोग पहले कदम उठाकर बढ़त हासिल कर लेते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि हर जोखिम अवसर नहीं होता, लेकिन किताब ये भी बताती है कि विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन जोखिम प्रबंधन का शक्तिशाली तरीका है। यदि हम अपनी सारी उम्मीदें और संसाधन एक ही दिशा में लगा देते हैं तो एक गलती हमें पूरी तरह गिरा सकती है, लेकिन यदि हमारे पास कई कौशल, कई आय स्रोत या कई विकल्प हैं तो एक क्षेत्र की असफलता हमें खत्म नहीं करती। यही सोच व्यक्ति को अनिश्चित दुनिया में स्थिर बनाए रखती है। लेखक इस भाग में ये भी जोर देते हैं कि अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ानी चाहिए। नई चीज़ें सीखना, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और लगातार सुधार करते रहना ही असली सुरक्षा है। स्थिरता बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सीखने और बदलने की क्षमता में है। भाग 5 का मूल संदेश ये है कि जोखिम से बचने की कोशिश हमें नाजुक बनाती है, लेकिन सोच समझकर अपनाया गया जोखिम हमें मजबूत, लचीला और अवसरों के लिए तैयार बनाता है। अनिश्चितता दुश्मन नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो या तो हमें गिरा सकती है या हमें आगे धकेल सकती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे समझकर इस्तेमाल करते हैं या उससे भागते हैं। यही समझ द आर्ट ऑफ रिस्क की आत्मा है, डर को हराना नहीं बल्कि उसे दिशा देना। भाग 6, दीर्घकालिक सोच और संयम की ताकत। अब तक हमने जाना कि जोखिम को समझना, उसे सीमित करना, असफलता को स्वीकार करना और अनिश्चितता में अवसर देखना क्यों ज़रूरी है। इस छठे भाग में रिचर्ड हैरिस ये समझाते हैं कि असली खेल तुरंत जीतने का नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का है। अधिकांश लोग जोखिम को शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं और जब चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो घबरा जाते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि समझदार जोखिम लेने वाला व्यक्ति समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाता है। किताब में समझाया गया है कि लंबी अवधि की सोच हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। बाजार ऊपर नीचे होगा, करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, रिश्तों में भी अस्थिरता होगी। यदि हर छोटी घटना पर हम अपनी दिशा बदलते रहेंगे तो हम कभी स्थिर प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेखक कहते हैं कि रिस्क की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वोलैटिलिटी और परमानेंट लॉस के बीच अंतर समझना। अस्थायी गिरावट स्थायी नुकसान नहीं होती, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर लिए गए फैसले स्थायी नुकसान बन सकते हैं। इस भाग में संयम यानी डिसिप्लिन पर विशेष जोर दिया गया है। जोखिम लेने का मतलब लापरवाही नहीं बल्कि नियमों का पालन करना है। यदि आपने पहले से तय किया है कि कितना निवेश करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे या किस सीमा तक जाएंगे, तो परिस्थितियों के दबाव में आकर उन नियमों को तोड़ना सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। सफल लोग अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं ना। लेखक ये भी बताते हैं कि समय के साथ छोटे छोटे समझदारी भरे निर्णय मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। इसे कंपाउंडिंग की शक्ति से समझाया गया है, चाहे वो पैसा हो, कौशल हो या प्रतिष्ठा। यदि आप लगातार छोटे लेकिन सही जोखिम लेते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन यदि आप बार बार भावनात्मक निर्णय लेते हैं तो वही कंपाउंडिंग नकारात्मक दिशा में भी काम कर सकती है। इस भाग में धैर्य की भी चर्चा है। कई बार सही जोखिम का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लोग अधीर होकर बीच में ही हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जोखिम लेने की कला में धैर्य उतना ही जरूरी है जितना साहस। बिना धैर्य के साहस जुआ बन जाता है और बिना साहस के धैर्य निष्क्रियता। जब दोनों संतुलित होते हैं तभी स्थायी सफलता संभव होती है। भाग 6 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम को समझदारी से अपनाने के लिए लंबी अवधि की सोच विकसित करनी होगी। अस्थायी उतार चढ़ाव से घबराकर दिशा बदलना हमें अस्थिर बनाता है, जबकि संयम और अनुशासन हमें मजबूत बनाते हैं। असली जीत उन लोगों की होती है जो हर छोटे तूफान में घबराते नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं।
यही दीर्घकालिक दृष्टिकोण द आर्ट ऑफ रिस्क को सिर्फ जोखिम लेने की किताब नहीं, बल्कि स्थिर और समझदार जीवन जीने की मार्गदर्शिका बना देता है। भाग 7 आत्मविश्वास, अहंकार और संतुलित निर्णय। अब तक हमने समझा कि जोखिम को पहचानना, रणनीति बनाना, असफलता से सीखना, अनिश्चितता को अवसर में बदलना और लंबी अवधि की सोच रखना कितना आवश्यक है। इस 7वें भाग में रिचर्ड हैरिस एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर। लेखक बताते हैं कि जोखिम लेने की प्रक्रिया में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन वही आत्मविश्वास जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वो अहंकार बन जाता है, और अहंकार अक्सर सबसे बड़े पतन की वजह बनता है। किताब में समझाया गया है कि कई बार शुरुआती सफलता हमें ये विश्वास दिला देती है कि हम अचूक हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारी समझ हमेशा सही है, हमारा निर्णय हमेशा सटीक है। यही ओवर कॉन्फिडेंस बायस हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज करने लगता है तो वो ऐसे जोखिम लेने लगता है जो गणना पर नहीं बल्कि भावनात्मक उत्साह पर आधारित होते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई वित्तीय संकट और व्यापारिक विफलताएं इसी अति आत्मविश्वास का परिणाम थीं। इस भाग में ये भी बताया गया है कि संतुलित जोखिम लेने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों पर सवाल उठाने से नहीं डरता। वो फीडबैक को स्वीकार करता है, आलोचना को सुनता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी रणनीति बदलता है। लेखक कहते हैं कि असली आत्मविश्वास वो है जो सीखने के लिए खुला हो। यदि आप हर समय खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, किताब ये भी सिखाती है कि डेटा और विनम्रता साथ साथ चलने चाहिए। यदि आपके पास मजबूत तथ्य हैं तो आत्मविश्वास स्वाभाविक है, लेकिन यदि आपके निर्णय केवल पिछले अनुभव या व्यक्तिगत धारणा पर आधारित हैं तो सावधानी जरूरी है। लेखक सलाह देते हैं कि हर बड़े निर्णय से पहले ये मानकर चलें कि आप गलत हो सकते हैं। ये सोच आपको अतिरिक्त जांच, अतिरिक्त तैयारी और वैकल्पिक योजना बनाने के लिए प्रेरित करती है। भाग 7 का मूल संदेश ये है कि जोखिम लेने की कला में संतुलन सबसे बड़ा हथियार है। अत्यधिक डर आपको रोक देगा और अत्यधिक आत्मविश्वास आपको गिरा देगा। सही रास्ता इन दोनों के बीच है, जहां साहस हो लेकिन विनम्रता भी हो, जहां निर्णय हो लेकिन समीक्षा भी हो। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तभी हम जोखिम को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यही संतुलन हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है, और यही द आर्ट ऑफ रिस्क की गहरी सीखों में से एक है। भाग 8 निर्णय लेने की प्रक्रिया और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। अब तक हमने समझा कि डर, मानसिक भ्रम, रणनीति, असफलता, अनिश्चितता, लंबी अवधि की सोच और आत्मविश्वास का संतुलन जोखिम लेने की कला के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस 8वें भाग में रिचर्ड हैरिस निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया को और गहराई से समझाते हैं। लेखक बताते हैं कि समझदार जोखिम केवल साहस से नहीं बल्कि संरचित सोच से पैदा होता है। यदि निर्णय भावनाओं की लहर पर लिया गया है तो वो टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन यदि वो तथ्यों, विश्लेषण और सुरक्षा की गुंजाइश के साथ लिया गया है तो वो लंबे समय तक टिक सकता है। किताब में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत समझाया गया है। इसका अर्थ है किसी भी निर्णय में अपने लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत रखना। यदि किसी निवेश का वास्तविक मूल्य 100 है तो समझदार व्यक्ति उसे 100 पर नहीं खरीदेगा, बल्कि तब खरीदेगा जब कीमत उससे काफ़ी कम हो, ताकि गलती की गुंजाइश बनी रहे। यही सिद्धांत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो केवल न्यूनतम संसाधनों पर निर्भर न रहें। अतिरिक्त समय, अतिरिक्त पूंजी या अतिरिक्त कौशल का सहारा रखें। यही अतिरिक्त सुरक्षा ही आपको कठिन परिस्थितियों में बचाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अच्छे निर्णय अक्सर साधारण लेकिन अनुशासित होते हैं। लोग जटिल रणनीतियों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जोखिम प्रबंधन का आधार स्पष्ट नियम और निरंतर पालन है। यदि आपने पहले से तय कर लिया है कि किन परिस्थितियों में आप पीछे हटेंगे और किन में आगे बढ़ेंगे, तो भावनात्मक दबाव आपके फैसले को। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि अनिश्चित दुनिया में पूर्ण जानकारी कभी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए निर्णय लेने का सही समय पहचानना भी एक कला है। यदि आप हर जानकारी के पूर्ण होने का इंतजार करेंगे तो अवसर निकल जाएगा, लेकिन यदि आप बिना पर्याप्त जानकारी के कदम उठाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। लेखक के अनुसार संतुलन ये है कि पर्याप्त जानकारी जुटाकर, जोखिम को सीमित करके और सुरक्षा का मार्जिन रखकर आगे बढ़ा जाए। भाग 8 का मुख्य संदेश ये है कि समझदारी से लिया गया जोखिम हमेशा सुरक्षा की सोच के साथ आता है।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी केवल वित्तीय सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि हम गलती की संभावना को स्वीकार करें और उसके लिए जगह रखें। जब हम ये मानकर चलते हैं कि हम पूरी तरह सही नहीं हो सकते, तब हम अपने फैसलों को अधिक मजबूत बनाते हैं। यही सोच हमें अनिश्चित परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है और जोखिम को विनाशक नहीं, बल्कि रचनात्मक शक्ति में बदल। भाग 9, भावनात्मक नियंत्रण और भीड़ मानसिकता से बचना। अब तक हमने जाना कि जोखिम को समझने के लिए तर्क, रणनीति, दीर्घकालिक सोच और सुरक्षा का मार्जिन कितना आवश्यक है। इस नवे भाग में रिचर्ड हैरिस उस ताकत की चर्चा करते हैं जो अक्सर सबसे बड़े नुकसान की वजह बनती है, हमारी भावनाएं और भीड़ का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है और हमारा दिमाग समूह के साथ चलने के लिए बना है, लेकिन जोखिम की दुनिया में यही प्रवृत्ति हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। किताब में समझाया गया है कि जब बहुत सारे लोग एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वही सही रास्ता है। बाजार में तेजी हो तो लोग बिना सोचे निवेश करते हैं और गिरावट आए तो घबराकर सब बेच देते हैं। इस व्यवहार को हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि भीड़ अक्सर चरम पर जाकर निर्णय लेती है। जब लालच चरम पर होता है तो कीमतें वास्तविक मूल्य से ऊपर चली जाती हैं, और जब डर चरम पर होता है तो अच्छे अवसर भी सस्ते में छूट जाते हैं। समझदार जोखिम लेने वाला व्यक्ति भीड़ की भावना को संकेत की तरह देखता है, लेकिन उसका अंधा अनुकरण नहीं करता। इस भाग में भावनात्मक नियंत्रण की शक्ति पर जोर दिया गया है। डर और लालच दोनों ही निर्णय को विकृत कर सकते हैं। जब हम डर में होते हैं तो संभावनाएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं, और जब हम लालच में होते हैं तो खतरे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हर बड़े निर्णय से पहले स्वयं को भावनात्मक रूप से स्थिर करना आवश्यक है। यदि मन अस्थिर है तो निर्णय स्थिर। किताब ये भी सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों के पीछे के कारण लिखने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी कदम का कारण स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं तो हम भावनाओं और तर्क के बीच फर्क पहचान पाते हैं। यदि कारण अस्पष्ट हैं या केवल सब लोग कर रहे हैं पर आधारित हैं, तो ये चेतावनी का संकेत है। ये सरल अभ्यास हमें भीड़ मानसिकता से बचा सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि स्वतंत्र सोच विकसित करना जोखिम की कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार भीड़ के खिलाफ जाएं, बल्कि ये कि हम स्वयं विश्लेषण करें और फिर निर्णय लें। यदि हमारा निष्कर्ष भीड़ से मेल खाता है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे अपने अध्ययन और समझ पर आधारित होना चाहिए। भाग 9 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम की दुनिया में भावनात्मक अनुशासन ही असली ताकत है। भीड़ का शोर हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन शांत और संतुलित मन हमें सही दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है और भीड़ के दबाव से ऊपर उठकर सोचता है, वही जोखिम को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। यही नियंत्रण द आर्ट ऑफ रिस्क की गहरी सीखों में से एक है। खतरा बाहर से कम और भीतर की। भाग 10, अनुकूलन क्षमता, सीखने की गति और बदलती दुनिया में टिके रहना। अब तक हमने समझा कि जोखिम को समझने के लिए तर्क, अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और स्वतंत्र सोच कितनी आवश्यक है। इस 10वें भाग में रिचर्ड हैरिस ये स्पष्ट करते हैं कि बदलती दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई स्थिर योजना नहीं, बल्कि तेजी से सीखने और खुद को ढालने की क्षमता है। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में परिवर्तन की गति पहले से कहीं अधिक तेज है। तकनीक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे सब लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पुराने तरीकों से चिपका रहता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। किताब में समझाया गया है कि जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है यदि हम लगातार सीखते रहें। नए कौशल सीखना, बदलते रुझानों को समझना और अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधारना, ये सभी अनिश्चितता के खिलाफ हमारी ढाल बनते हैं। लेखक कहते हैं कि स्थिर ज्ञान अब पर्याप्त नहीं है, सीखने की निरंतर आदत ही असली ताकत है। इस भाग में अडैप्टिव माइंडसेट यानी अनुकूलनशील मानसिकता पर जोर दिया गया है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो जिद्दी सोच हमें नुकसान पहुंचाती है। यदि बाजार का माहौल बदल गया है या करियर का क्षेत्र बदल रहा है तो पुरानी रणनीति को पकड़कर बैठना सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। समझदार व्यक्ति समय समय पर अपनी धारणाओं की समीक्षा करता है और आवश्यक हो तो दिशा बदलने में हिचकिचाता नहीं। लेखक ये भी बताते हैं कि अनुकूलन का अर्थ हर नई चीज के पीछे भागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मूल सिद्धांतों को मजबूत रखते हुए बाहरी परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलना। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है तो रास्ता बदल सकता है, नौकरी, व्यवसाय, निवेश, लेकिन लक्ष्य स्थिर रह सकता है।
यह संतुलन ही स्थिरता और लचीलापन दोनों। किताब में ये भी कहा गया है कि असफलताओं से तेजी से सीखना जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप गलती के बाद विश्लेषण करते हैं, सुधार करते हैं और दोबारा वही गलती नहीं दोहराते, तो हर असफलता आपकी क्षमता को बढ़ाती है। लेकिन यदि आप गलती से बचने की कोशिश में कोई कदम ही नहीं उठाते, तो आपकी वृद्धि रुक जाती है। भाग 10 का मुख्य संदेश ये है कि बदलती दुनिया में टिके रहने का रहस्य जोखिम से भागना नहीं, बल्कि खुद को इतना लचीला बनाना है कि परिवर्तन आपको तोड़ न सके। सीखना, सुधारना और समय के साथ रणनीति बदलना ही समझदार जोखिम लेने की पहचान है। यही अनुकूलन क्षमता हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूत बनाए रखती है और द आर्ट ऑफ रिस्क को एक व्यवहारिक जीवन दर्शन में बदल देती है। भाग 11, नियंत्रण का भ्रम और वास्तविकता को स्वीकार करने की शक्ति। अब तक हमने सीखा कि जोखिम को समझने के लिए रणनीति, अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और अनुकूलन क्षमता कितनी आवश्यक है। इस 11वें भाग में रिचर्ड हैरिस एक और गहरे भ्रम को उजागर करते हैं, कंट्रोल का इल्यूजन, यानी नियंत्रण का भ्रम। लेखक बताते हैं कि इंसान स्वभाव से ये मानना चाहता है कि वो परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन और बाजार दोनों ही अनिश्चित और आंशिक रूप से नियंत्रित होते हैं। किताब में समझाया गया है कि जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तो हम जोखिम को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजना इतनी मजबूत है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यही सोच बड़े झटकों की वजह बनती है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में अनगिनत ऐसे कारक होते हैं जिन्हें हम न तो देख सकते हैं और न नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि समझदार व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि नियंत्रण सीमित है। वो अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाता है जिन्हें वो प्रभावित कर सकता है, जैसे अपनी तैयारी, अपना अनुशासन, अपना विश्लेषण, और बाकी को संभाव्यता के दायरे में रखता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि पूर्ण निश्चितता की खोज अक्सर गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। लोग तब तक कदम नहीं उठाते जब तक उन्हें 100% भरोसा ना हो जाए, लेकिन जोखिम की दुनिया में 100% निश्चितता कभी मिलती ही नहीं। यदि आप पूर्ण स्पष्टता का इंतजार करेंगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेखक कहते हैं कि कला ये है कि सीमित जानकारी के साथ भी संतुलित निर्णय लिया जाए और अनिश्चितता के लिए। किताब में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग यानी संभाव्यता आधारित सोच पर भी जोर दिया गया है। इसका अर्थ है किसी घटना को निश्चित परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि संभावना के रूप में देखना। यदि कोई निर्णय 70% सफलता और 30% असफलता की संभावना रखता है, तो असफलता होने पर यह नहीं मानना चाहिए कि निर्णय गलत था, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो उसी संभावना का हिस्सा था। ये सोच हमें भावनात्मक झटकों से बचाती है और दीर्घकालिक दृष्टि बनाए रखती है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि जोखिम को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। जब हम मान लेते हैं कि दुनिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम अतिरिक्त सुरक्षा परतें बनाते हैं, बैकअप योजनाएं तैयार रखते हैं और अपने निर्णयों में विनम्रता बनाए रखते हैं। यही विनम्रता हमें बड़े नुकसान से बचाती है। भाग 11 का मुख्य संदेश ये है कि नियंत्रण का भ्रम हमें असावधान बनाता है, जबकि सीमाओं को स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, वही वास्तव में बेहतर तैयारी करता है। जोखिम की कला में परिपक्वता का अर्थ है अनिश्चितता को स्वीकार करना, संभावनाओं के साथ सोचना और हर निर्णय में विनम्रता बनाए रखना। यही दृष्टिकोण हमें स्थिर और समझदार बनाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। भाग 12, निर्णय की गुणवत्ता बनाम परिणाम और प्रोसेस पर फोकस। अब तक हमने समझा कि जोखिम को संभालने के लिए रणनीति, अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण, अनुकूलन क्षमता और संभाव्यता आधारित सोच कितनी आवश्यक है। इस 12वें भाग में रिचर्ड हैरिस एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। अच्छा निर्णय और अच्छा परिणाम हमेशा एक ही बात नहीं होते। लेखक बताते हैं कि जोखिम की दुनिया में कई बार सही प्रक्रिया अपनाने के बावजूद परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता, और कई बार गलत प्रक्रिया से भी अस्थायी सफलता मिल सकती है। यदि हम केवल परिणाम के आधार पर अपने निर्णयों को जज करेंगे, तो हम लंबे समय में गलत दिशा में चले जाएंगे। किताब में समझाया गया है कि हमें आउटकम बायस से बचना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी निर्णय की गुणवत्ता को केवल उसके परिणाम से आंकना एक भ्रम है। यदि किसी ने बिना शोध के निवेश किया और संयोग से लाभ हो गया, तो ये अच्छा निर्णय नहीं कहलाएगा,
और यदि किसी ने गहन विश्लेषण के बाद निर्णय लिया लेकिन बाजार की अस्थायी गिरावट से नुकसान हुआ तो वह निर्णय गलत नहीं माना जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि असली ताकत प्रक्रिया की गुणवत्ता में है। क्या आपने तथ्यों का अध्ययन किया? क्या आपने जोखिम सीमित किया? क्या आपने वैकल्पिक योजना बनाई? यदि हाँ, तो परिणाम चाहे जो भी हो, आपकी प्रक्रिया मजबूत है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि लगातार बेहतर परिणाम पाने का एकमात्र तरीका है लगातार बेहतर प्रक्रिया अपनाना। जब हम हर निर्णय के बाद समीक्षा करते हैं कि प्रक्रिया कहाँ मजबूत थी और कहाँ कमज़ोर, तब हम धीरे धीरे अपनी सोच को परिष्कृत करते हैं। यही निरंतर सुधार हमें भीड़ से अलग करता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि जोखिम की कला में धैर्य और स्थिरता इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि संभाव्यता का खेल लंबे समय में ही स्पष्ट होता है। यदि आपकी रणनीति लेकिन यदि आप प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं तो लंबी अवधि में परिणाम आपके पक्ष में झुकेंगे। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी परिणाम से भावनात्मक दूरी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कि हम परिणाम को अपने आत्मसम्मान से न जोड़ें। जब हम हर जीत को अपनी प्रतिभा और हर हार को अपनी अक्षमता मान लेते हैं तो हमारी मानसिक स्थिरता टूट जाती है। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम संतुलित रहते हैं। भाग 12 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम की दुनिया में स्थायी सफलता का आधार परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया है। यदि आपकी सोच संरचित है, आपका विश्लेषण स्पष्ट है और आपकी रणनीति अनुशासित है, तो अस्थायी असफलता भी आपकी यात्रा का हिस्सा मात्र होगी। जो व्यक्ति प्रक्रिया को मजबूत करता है वही अंततः परिणामों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। यही द आर्ट ऑफ रिस्क की गहराई है, भाग्य पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना। भाग 13, छोटे कदम बड़े परिणाम और कैलकुलेटेड करेज की ताकत। अब तक हमने समझा कि जोखिम को समझने के लिए प्रक्रिया पर फोकस करना, संभाव्यता के साथ सोचना और परिणाम से भावनात्मक दूरी रखना क्यों जरूरी है। इस 13वें भाग में रिचर्ड हैरिस ये स्पष्ट करते हैं कि असली बहादुरी अंधी छलांग लगाने में नहीं, बल्कि सोच समझकर छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने में है। लेखक इसे कैलकुलेटेड करेज यानी गणनात्मक साहस कहते हैं। किताब में बताया गया है कि लोग अक्सर जोखिम को 2 चरम सीमाओं में देखते हैं, या तो पूरी तरह सुरक्षित रहो या सब कुछ दांव पर लगा दो। लेकिन वास्तविक दुनिया में सफलता अक्सर इन दोनों के बीच के रास्ते से आती है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे नियंत्रित जोखिम लेता है तो वह धीरे धीरे आत्मविश्वास, अनुभव और संसाधन इकट्ठा करता है। यही संचय समय के साथ बड़े परिणाम में बदलता है। लेखक समझाते हैं कि छोटे प्रयोग बड़े सबक देते हैं। यदि आप नई दिशा में कदम रखना चाहते हैं तो पहले सीमित दायरे में परीक्षण करें। यदि परिणाम सकारात्मक हो तो विस्तार करें, यदि नकारात्मक हो तो सुधार करें। इस तरह आप हर कदम पर सीखते हैं और जोखिम को सीमित रखते हैं। ये दृष्टिकोण हमें असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का हिस्सा मानने की आदत देता है। इस भाग में यह भी कहा गया है कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद संरचित तरीके से आगे बढ़ना। जब हम संभावित नुकसान की सीमा तय कर लेते हैं और लाभ की संभावना को समझ लेते हैं, तब हमारा कदम भावनात्मक नहीं बल्कि गणनात्मक बन जाता है। किताब ये भी स्पष्ट करती है कि समय के साथ छोटे छोटे निर्णय मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि आप लगातार कठिन लेकिन सही निर्णय लेते हैं तो आपकी पहचान एक अनुशासित और समझदार व्यक्ति की बनती है। लेकिन यदि आप बार बार आसान और सुरक्षित विकल्प चुनते हैं तो आप धीरे धीरे अवसर खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि हर दिन का छोटा साहस भविष्य की बड़ी उपलब्धि का बीज होता है। भाग 13 का मुख्य संदेश ये है कि जोखिम की कला में निरंतरता सबसे बड़ा हथियार है। एक बड़ा जोखिम आपको तुरंत ऊपर उठा सकता है या गिरा सकता है, लेकिन छोटे और नियंत्रित जोखिम आपको स्थिर रूप से आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेटेड करेज ही वो पुल है जो डर और उपलब्धि के बीच जुड़ाव बनाता है। जब हम समझदारी के साथ साहस जोड़ते हैं तब जोखिम विनाश का नहीं, विकास का माध्यम बन जाता है। यही द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है, डर को चुनौती दो लेकिन गणना के साथ। भाग 14, जोखिम, पहचान और जीवन की दिशा। अब तक हमने जाना कि छोटे छोटे नियंत्रित कदम, गणनात्मक साहस और मजबूत प्रक्रिया किस तरह हमें स्थिर प्रगति की ओर ले जाते हैं। इस 14वें भाग में रिचर्ड हैरिस जोखिम को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं।
वे बताते हैं कि हमारे फैसले केवल आर्थिक या पेशेवर परिणाम नहीं तय करते, बल्कि हमारी पहचान और जीवन की दिशा भी गढ़ते हैं। लेखक के अनुसार हर जोखिम एक सवाल है, आप कौन बनना चाहते हैं? सुरक्षित रहने वाला व्यक्ति या संभावनाओं को तलाशने वाला व्यक्ति? किताब में समझाया गया है कि हम अक्सर अपनी वर्तमान पहचान से चिपके रहते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने नया कदम उठाया और असफल हो गए तो हमारी बनी बनाई छवि टूट जाएगी। यही पहचान का डर हमें रोकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि विकास का अर्थ है अपनी पहचान को विस्तार देना। जब हम नई चुनौतियां स्वीकार करते हैं तो हम अपने बारे में बनी सीमित धारणाओं को तोड़ते हैं। जोखिम केवल बाहरी बदलाव नहीं लाता, वो अंदरूनी बदलाव भी लाता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि यदि हम केवल दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन भीड़ की दिशा में बहने लगता है। जोखिम की कला का एक हिस्सा ये भी है कि हम अपनी मूल प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। हमें ये तय करना होगा कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, सुरक्षा, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, प्रभाव या संतुलन। जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो जोखिम भी स्पष्ट हो जाते हैं।